वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज डेट है 18 जुलाई 2020। ये लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए टेस्ट नंबर 448 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अजय अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो द्विखंडन के द्वारा नए जीव पैदा करते हैं और एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। बचपन में पढ़ा होगा आपने पैरामीशियम के बारे में, यूग्लिना के बारे में और अमीबा के बारे में। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। बी भी करेक्ट है। एक कोशिकीय जीव द्विखंडन के द्वारा नए जीव पैदा करता है। सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, या हम यूं कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। एक कोशिकीय जीव में जनक कोशिका दो अलग भागों में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती हैं। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रतापूर्वक वृद्धि करता है। युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अलैंगिक जनन की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। 2 प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। मानव में कौन सा जनन? लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के ऊपर प्रश्न है ये, और पहला प्रश्न है, देखिए, मतलब दूसरा प्रश्न है अलैंगिक जनन का पहला। इसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसमें किसमें? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन केवल पौधों में होता है क्या? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नई संतति आनुवंशिक रूप से एक समान होती है। इस पर ध्यान देना कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो नई संतति उत्पन्न हो रही है वो आनुवंशिक रूप से एक समान है। इसमें उल्टा होता है, और लैंगिक जनन द्वारा जो होती है वो क्या होती है? वो एक समान नहीं होती। तो करेक्ट है डी यहाँ पर। अलैंगिक जनन केवल पौधों में पाया जाता है। गलत है ये वाला स्टेटमेंट, जीवों में भी पाया जाता है। पहला वाला करेक्ट है। इसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। 1 और 3 करेक्ट है यहाँ पर। तो पहले तो 2 को एलिमिनेट करो, आंसर मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कथन 1 और 3 सही है, केवल 2 गलत है। अलैंगिक जनन विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और इसके परिणाम स्वरूप जो नई संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है, अर्थात ये संततियाँ आनुवंशिक रूप से एक समान होती हैं। दूसरा गलत है, क्योंकि अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव में भी और पौधों में दोनों में पाया जाता है, अपेक्षाकृत साधारण जीवों में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। लैंगिक जनन के बारे में इस बार प्रश्न और बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण शामिल है, और लैंगिक जनन विधि में अलैंगिक जनन की तुलना, लैंगिक जनन जो विधि है वो अलैंगिक जनन की तुलना में विस्तृत है, जटिल है और धीमी है। और लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संततियाँ उत्पन्न होती हैं वे अपने जनकों के समरूप नहीं होती। लैंगिक अलैंगिक जनन में क्या हो रहा था? वहाँ पर समान थी, यहाँ पर क्या है? समान नहीं होती हैं। करेक्ट है स्टेटमेंट। लैंगिक जनन जो है वो विस्तृत है, जटिल है और धीमी प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की तुलना में। दूसरा भी करेक्ट है। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण शामिल है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो गलत तो कोई है नहीं। गलत पूछा है ना, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अर्थात आपस में भी समरूप नहीं होती। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव या विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ये युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जिससे आगे चलकर नई संतति उत्पन्न होती है, उसका निर्माण होता है, डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जब एक पादप मतलब पौधा में नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? क्या कहते हैं इनको? जब एक ही पादप में, एक ही पौधे में नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है तो इनको बोलते हैं द्विलिंगी। क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। तो देखिए, पौधों में नर तथा मादा जनन कोशिकाएं दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पौधों में
एक ही पौधे में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी कहलाता है वो पौधा। किंतु जब नर एवं मादा जनन संरचनाएं अलग अलग पौधों पर हों तो वह क्या कहलाएगा, वो एक लिंगी कहलाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी पादपों का उदाहरण है? एक लिंगी पादपों का उदाहरण है, कौन है? खजूर, नारियल, पपीता या फिर खजूर पपीता दोनों। देखिए एक लिंगाश्रयी पादप यहाँ पर खजूर है, पपीता है, नारियल द्विलिंगाश्रयी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प जो है स्त्री केसर धारण किए रहता है। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी हो सकता है और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगाश्रयी तथा द्विलिंगी हो सकते हैं। उभय लिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण जैसे कुकरबिट हो गया, नारियल हो गया, जबकि पपीता और खजूर जो है वो एक लिंगाश्रयी पादपों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कुछ जीवों जैसे कि मधुमक्खी और छिपकलियों में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक नए जीवों के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं? कल बताया था ना, बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनिषेक जनन बोलेंगे इसको, पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो देखिए कुछ जीवों में जैसे कि मधुमक्खियों में और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों में तथा पक्षियों आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक जो है नए जीव के निर्माण हेतु तो विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना वो कहलाती है क्या? अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से किन जीवों में बाह्य निषेचन होता है? किन में होता है बाह्य निषेचन? देखिए मछली में होता है बाह्य निषेचन, शैवाल में बाह्य निषेचन होता है और मेढक में बाह्य निषेचन होता है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सांप में इंटरनल होता है, तो सांप को एलिमिनेट कर दो, जहाँ जहाँ सांप है वो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4। तो देखिए अधिकतर जीवों जैसे कि अधिकतर शैवालों में तथा कुछ मछलियों में और यहाँ तक कि जल स्थल चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम यानी जल में अर्थात जीवों के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए ये स्पर्म गया किसी का, ये एग गया और बाहर पानी है ये और यहीं फर्टिलाइज हो गया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडों का आवरण किस पदार्थ का बना होता है? सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, बताइए किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम का। तो पक्षी तथा सरीसृप जैसे अंड प्रजक प्राणियों द्वारा निषेचित अंडों का आवरण जो है वो कैल्शियम से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? अंडा जो होता है ना वो जीवधारियों द्वारा अपनी संतति या संतानें पैदा करने का मार्ग है। पोषक तत्वों की दृष्टि से इसमें प्रोटीन एवं चोलाइन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पक्षी जिस तत्परता के साथ अंडे सेते हैं उसी तत्परता से अपनी संतान का पालन पोषण एवं रक्षण भी करते हैं। बिल्कुल, ये तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, इसमें गलत तो कोई है नहीं। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं ये वाले। पक्षी जिस तत्परता के साथ अंडे सेते हैं उसी तत्परता से अपनी संतान का ये पालन पोषण एवं रक्षण भी करते हैं। संतान रक्षा में बहुधा देखा गया है कि पक्षी जो है अपने प्राण की चिंता किए बगैर संतान रक्षा में तरह तरह की बहानेबाजियाँ करके ये पक्षी आगंतुक को अचंभे में भी डाल देते हैं और बहुधा ये उसे देखकर इस प्रकार लंगड़ाने लगते हैं मानो किसी शिकारी द्वारा घायल कर दिए गए हों। देखिए दुश्मन शिकारी बधिक, श्वान और श्रृंगाल आदि इन्हें पकड़ने की आशा लेकर जब इनका पीछा करते हैं तो ये दूर तक चकमा देते हुए निकल जाते हैं और एकाएक तेज़ी से उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। इस तरह दुश्मन को घोंसले से दूर ले जाकर ये उनको क्या करते हैं? पथभ्रष्ट कर देते हैं, जिससे वह किसी और दिशा में चले जाते हैं तथा नीड़ के शिशुओं पर आई विपदा
इस तरह टल जाती है। नीड मतलब जो इनका घोंसला होता है, जो इनके छोटे शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, इसमें पल रहे होते हैं, उसको बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अब देखिए, शिकारी के नाम पर बधिक, श्वान, श्रृंगाल आदि, इस तरह के जो क्लिष्ट ट्रांसलेशन है ना, ये आपको यूपीएससी सिविल सेवा के पेपर में वहाँ एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। इसलिए ऐसे शब्दों के लिए इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लेना, क्योंकि बड़ी ही ख़राब ट्रांसलेशन होती है यूपीएससी की, बड़े ऊट पटांग वर्ड डालते हैं ये। क्वेश्चन नंबर, इसलिए जो शब्द समझ में नहीं आए सीधे उसका अंग्रेजी वर्जन देख लो, वहाँ भी नहीं आ रहा तो छोड़ दो, अगला देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। शुतुरमुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ये प्रायः शाकाहारी होते हैं, किंतु अपने आहार में अकशेरुकियों को खाते हैं। इनके पंखों का इस्तेमाल सजावट तथा झाड़ू बनाने के लिए किया जाता है। यह IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देखिए, यूपीएससी का जो सिलेबस है, चाहे प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का हो, वेल डिफाइन है, अच्छे से वो उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्या चाहती है यूपीएससी? आप इंडिया में रहते हो उसके बारे में बता दो, इंडिया कहाँ पर है वर्ल्ड में उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तुम्हारे अंदर शरीर है, आँख, नाक, कान, पेट, इन सब के बारे में तो प्रश्न पूछ लेती है ना। अच्छा, इस पृथ्वी पर पक्षी होंगे, जानवर होंगे, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस तरह के प्रश्न शुतुरमुर्ग से तो पूछा ही जा सकता है। तो क्या है इसका आंसर? देखिए, यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, करेक्ट है। ये प्रायः शाकाहारी होते हैं, किंतु आहार में अकशेरुकियों को खाते हैं, ये भी करेक्ट है। इनके पंखों का इस्तेमाल सजावट तथा झाड़ू बनाने में किया जाता है। ये IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है भाई, ये लीस्ट कंसर्न है। मध्य पूर्व में पाए जाते थे पहले, और वर्तमान में इनका जो निवास स्थान है वो अफ्रीका है, बहुत पाए जाते हैं वहाँ पर। तो देखिए, शुतुरमुर्ग जो है वो अभी लीस्ट कंसर्न है। इसके बाद ये नियर थ्रेट में जाएगा, फिर वुल्नरेबल जाएगा, उसके बाद इंडेंजर्ड में जाएगा, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में तो सालों लग जाएंगे, ऐसा ना हो तो सही है। एक्सटेंट होने में तो ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, इसका अंडा बहुत बड़ा होता है, उड़ नहीं सकता है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, वर्तमान में अफ्रीका में पाया जाता है ये। तो ये क्या है? लीस्ट कंसर्न है इस समय, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। और ये इस तरह से ये चल रही है ना घटते क्रम में, इसको पूछ भी लेते हैं, पूछ सकते हैं इसको कि लीस्ट कंसर्न सबसे पहला है, इसको इंग्लिश में याद रखना, नियर थ्रेट, उसके बाद वुल्नरेबल, फिर इंडेंजर्ड आएगा, क्रिटिकल इंडेंजर, सबसे अंत में क्या आएगा? एक्सटेंट, मतलब विलुप्त। तो 10 प्रश्न थे ये, इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें।